दोस्तों, हकीकत के पन्नों से आज मैं प्रीति आपको सुनाने जा रही हूँ एक सच्ची घटना पर आधारित मेरी अपनी लिखी कहानी, पल पल बिखरती सांसें। हे भगवान, कोरोना ने देश की हालत खराब कर दी यार। इंदौर के भी हाल कहाँ अच्छे हैं। सही बात है सचिन भाई, अब तो डर लगने लगा है। फ़ोन बजता है तो मन में घबराहट होने लगती है, पता नहीं कौन सी खबर होगी। बस सचिन अपने कलीग से बात कर ही रहा था कि उसका फ़ोन जेब में घनघनाने लगा। ये लो, फ़ोन बजने की बात की और फ़ोन आ भी गया। चलो घर से है। हेलो हेलो पापा। हाँ बेटा। पापा घर कब आओगे? बेटा अभी तो ऑफिस आया हूँ, अभी टाइम लगेगा। अच्छा बताओ मम्मी क्या कर रही हैं? मम्मी किचन में है। और दादू? दादू छींक रहे हैं पापा, जुकाम हो रहा है। अरे कब हुआ जुकाम? थोड़ी देर हुई, थोड़ी देर से छींक रहे हैं। अच्छा चलो, आज दादू को शाम को अस्पताल ले जाएंगे, मैं जल्दी आता हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि पापा की वो छींकें कोरोना की होंगी। बस अभी आज सुबह ही तो मैं अखबार देखते देखते उनसे बोल रहा था, अब आप नीचे साईं मंदिर जाना बंद कर दो, कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है पापा। हाँ सचिन, ठीक है, परेशान मत हो, मंदिर जाने से थोड़े ना कोई कोरोना वोरोना होगा। पता नहीं क्यों आज गुड़िया से बात करके मन में एक अजीब सा डर लगने लगा है। मेरी और मेरी वाइफ की तबीयत वैसे ही कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही। आज एक काम करता हूँ, सभी को डॉक्टर को दिखा ही लेता हूँ। शाम होते ही मैं दफ्तर से सीधा भागकर घर गया। मैंने कहा पापा क्या हुआ? अरे कुछ नहीं सचिन, इतना घबराने की बात नहीं है, बस थोड़ी सर्दी है बेटा। बस नहीं पापा, चलो अभी सब हॉस्पिटल चलते हैं, डॉक्टर को दिखा ही लेते हैं। हाँ पापा जी चलिए ना। स्वाति, तुम पापा और गुड़िया जल्दी से नीचे आओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। सचिन पूरी फैमिली के साथ हॉस्पिटल पहुँचा। कार से पैर नीचे रखते ही हॉस्पिटल का माहौल देखते ही सचिन का दिमाग खराब हो गया। बड़ी हिम्मत जुटाकर उसने डॉक्टर से कहा, सर नमस्ते। क्या हुआ? सर वो पापा को सर्दी हो रही है और मुझे भी। वहीं दूर खड़े रहो। टेम्परेचर चेक करवाया? थोड़ा डर गया था। हाथ लगाना तो दूर, डॉक्टर के रवैये से ऐसा लगा जैसे हम संक्रमित होकर ही हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर ने जब पापा से पूछा सर्दी के अलावा और कुछ, तो बोले हाँ 2 दिन से जरा हरारत सी लग रही है। मैं चौंक गया। पापा, आपने मुझे तो बताया नहीं। बस फिर क्या था, हमें दवाई भी मिली और 2-3 तरह की अलग अलग जांचें कराने को भी कहा गया। एक दिन बाद मेरी बेटी और स्वाति, हम तीनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मैं थोड़ा घबरा गया था, लेकिन फिर भी मन में एक उम्मीद थी, हम सब मिलकर कोरोना को हरा ही देंगे। लेकिन जैसे ही पापा की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, मैं मन ही मन लेकिन बहुत ज़्यादा डर गया था। फिर भी हम सब एक दूसरे को समझाइश दे रहे थे और लोग हमें लगातार एक के बाद एक सलाह दे रहे थे। अभी 2 दिन भी नहीं बीते और पापा की तबीयत लगातार बिगड़ती गई। सभी अस्पतालों में उन्हें एडमिट कराने की मैं अपनी पूरी कोशिश कर चुका था, लेकिन कहीं भी जगह नहीं थी। थक हार कर हेल्पलाइन नंबर्स पर डॉक्टर से हेल्प मांगी तो वो भी नहीं मिली। इतना ही नहीं, मेरे ही वार्ड के डॉक्टर ने कहा, देखिए आपने गलत नंबर लगा लिया है, मेरा नाम इस लिस्ट में गलती से डल गया। अब तो ऐसा लग रहा था एक एक करके सारे रास्ते मेरे मुंह पर ही बंद होते जा रहे हैं। फिर भी मैं अस्पताल पहुंचा, जहां महामारी के इस दौर में डॉक्टर टेंट के नीचे बैठे थे और मरीज लाइन में।
मरता क्या ना करता। मैं भी उस लाइन में बैठ गया। नंबर आने पर डॉक्टर को पूरी बात बताई। तब उन्होंने कुछ दवाएं और इंजेक्शन मेडिकल से लेने को कहा। मैंने कहा, सर ये इंजेक्शन कौन लगाएगा? तो उन्होंने एक नंबर दिया। उस नंबर पर मेरी बात हुई तो उस बंदे ने कहा, भाई अपने एरिया का कोई ढूंढ लो, मैं इतनी दूर नहीं आ पाऊंगा। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे एक जुगाड़ लगी, लेकिन उस बंदे ने भी साफ कहा, सर बिल्कुल साफ शब्दों में बता रहा हूँ, एक इंजेक्शन लगाने का 5,000 लूँगा। मैंने कहा, भैया ऐसा क्या कर रहे हो? एक इंजेक्शन लगाना होता तो कोई बात नहीं थी, दिन भर में 10 से 15 इंजेक्शन लग सकते हैं। बड़ी मान मनोहार के बाद आखिर वो इंसान 3,000 में एक इंजेक्शन लगाने को राज़ी हुआ। उसके लिए भी उसने साफ शब्दों में कहा कि मेरे इंजेक्शन लगाने के पहले ही आप ऑक्सीजन का इंतज़ाम कर लीजिएगा, क्योंकि अगर इंजेक्शन लगाने पर ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। अब मेरे सामने हर पल एक नई मुसीबत खड़ी थी। अंदर ही अंदर मैं टूटता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कुछ हाथ से छूट रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा था सिचुएशन को कैसे होल्ड करूं। घर के अंदर मुझे लगातार सड़क पर भागती दौड़ती एम्बुलेंस की आवाज़ आ रही थी, लेकिन कौन सी एम्बुलेंस, किस अस्पताल से आ रही है, किस अस्पताल में जा रही है, मुझे नहीं मालूम था। जैसे तैसे एक दिन निकला, लेकिन पापा का ऑक्सीजन लगातार कम होता जा रहा था। मैं बार बार ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन चेक कर रहा था। हे भगवान, मेरे पापा को ठीक कर दो। ये क्या हो रहा है? इनकी ऑक्सीजन लगातार कम होती जा रही है। फिर भी हिम्मत जुटाई और ऑक्सीजन की तलाश शुरू की। ऑक्सीजन के लिए तो फिर भी व्यवस्था हो गई, लेकिन अब फिर मुसीबत। ऑक्सीजन रिफ़िल कराने के लिए सिलेंडर की ज़रूरत थी, वो भी हमें ही लाना था। अब ये एक नई मुसीबत। क्या करूं? पापा की तबीयत लगातार बिगड़ रही है। अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। सारे रास्ते बंद होते जा रहे हैं। मैं और मेरा भाई, हम बीमारी से नहीं, उस वक्त हम हमारी किस्मत से लड़ रहे थे। मैं भगवान से हर पल बस एक ही दुआ कर रहा था, हे भगवान कैसे भी बस मेरे पापा को ठीक कर दीजिए। वो रात हमारे जीवन में एक काली रात बनकर आई। शाम होते होते मेरे पापा की हालत नाजुक हो गई। अब उन्हें अस्पताल ले जाने के सिवाय मेरे सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्या करूं स्वाति? कुछ समझ नहीं आ रहा है। आज तुम बताओ अब क्या करूं? सुनो, डरो मत। पापा को कैसे भी अस्पताल ले जाओ। मुझे पूरा यकीन है वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है स्वाति, मैं 108 को फ़ोन लगाता हूँ। हेलो भैया, हमें अभी एक एम्बुलेंस की ज़रूरत है, जल्दी आ जाओ। मेरे पापा को हॉस्पिटल तुरंत ले जाना है, उन्हें एडमिट करवाना है। प्लीज़ जल्दी आ जाओ। ठीक है, मैं थोड़ी देर में पहुँच रहा हूँ। जब कुछ देर एम्बुलेंस नहीं आई तो मैंने दूसरी एम्बुलेंस के लिए कॉल किया। उनका जवाब आया, अभी हम फ्री नहीं हैं, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन मेरे पापा की सांसें कहाँ इंतज़ार करने वाली थी। उनकी सांसें तो पल पल बिखर रही थी। मेरी आंखों के सामने मेरे पापा उम्मीद भरी नज़रों से हमें देख रहे थे, और मैं इतना मजबूर, बेबस शायद आज से पहले कभी नहीं था। आज एक बेटा अपने पिता को हर एक सांस के लिए संघर्ष करता देख रहा था, और आखिर वो मनहूस घड़ी हमारे जीवन में आई जब मेरे पापा की सांसें थम गई। कुछ पल के लिए मेरे लिए तो जैसे समय रुक ही गया। मेरे कई बार उठाने पर भी पापा नहीं बोले तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अगले ही पल मेरे दरवाजे पर एम्बुलेंस पहुंची। मैंने कहा, अब किसे अस्पताल ले जाएं? आपने आने में इतनी देर कर दी कि अब तो हमें अस्पताल जाने की ज़रूरत ही नहीं है।
आज मेरे पापा मेरे साथ नहीं है। इसमें किसका दोष है, मेरा या महामारी के इस दौर में उनका, जो रक्षक ही भक्षक बन गए। आज मेरी मासूम बेटी मुझसे पूछती है, पापा दादू कहाँ चले गए, कब आएंगे? तो मैं उसके मासूम मन को सिर्फ यही दिलासा देता हूँ, पता नहीं बेटा दादू क्यों चले गए, कहाँ चले गए, लेकिन हाँ, वो जहाँ भी गए हमें ज़रूर देख रहे होंगे। बस इतनी सी है ये कहानी। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो, मेरी कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरी कहानी पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।